Yes. ओके, क्या कोई बता सकता है लास्ट क्लास में हमने कितना डिस्कस किया था? सर लास्ट क्लास में असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी तक कर लिया था, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से स्टार्ट करना। ओके, और कोई बता सकता है विनायक के अलावा? और किसी को याद है विनायक छोड़ के और कोई बता सकता है एग्जैक्टली कितना पढ़ा था? सर कांस्टेंट एंड लिटरल हो गया था और इनपुट आउटपुट स्टार्ट करना। टाइप्स ऑफ ऑपरेट हाँ, प्राची बोल रहे थे क्या या हेलो? मुस्कान, विनायक और कौन बोल रहा था? यस सर। प्राची। हाँ, प्राची बताइए। सर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखा था, वो भी कंप्लीट कर रहा था, फिर लिटरल्स हमने कंप्लीट करके अब इनपुट आउटपुट से स्टार्ट करना था। ओके, तो हम लोग का सही पेज में चल रहे हैं। अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया कोई भी टॉपिक, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो है उसको ज़रूर दोबारा देखिए जाके, और उसको ध्यान से अच्छे से देखिए, उसको नोट्स बनाइए। होपफुली उससे समझ में आएगा, नहीं तो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप जब तक लेट से ज्वाइन करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्डिंग अगर नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर डाउट होता है, देन यू कैन गेट बैक टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ओके, तो हम लोग अभी आगे का टॉपिक्स चालू करते हैं। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, आज देखें हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो जो बेसिक सी लैंग्वेज में जो बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज होता है, सबसे पहले होता है प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ फंक्शन जो यूज होता है वो हमारा कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए कंसोल में जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका आउटपुट दिखता है। तो आउटपुट जिस स्क्रीन में दिखता है उसको कंसोल बोलते हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो जिसमें भी दिखता है उसको कंसोल बोलते हैं। आउटपुट इज सीन, जिसमें भी दिखता है उसको कंसोल बोलते हैं। तो हमारा सी प्रोग्राम उसमें रन होता है। नॉर्मली जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो प्रोग्राम लिख लिया, उसके बाद रन करने के लिए, मतलब उसको कंपाइल करने के लिए हम लोग F9 दबाते हैं। मैं ये टर्बो सी का बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर किसी के पास दूसरा सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, दैट इज डिफरेंट। टर्बो सी पॉपुलर है, जो कॉलेज में यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो फ्री है, बहुत सारे बाकी भी फ्री है, लेकिन वो इजी टू यूज है। और जब हम रन करते हैं तब हम लोग कंट्रोल प्लस F9 दबाते हैं रन करने के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए। कंपाइल मतलब टू फाइंड एरर्स, और हम लोगों को टू जनरेट बाइट कोड। बाइट कोड मतलब जैसे हमने बोला था, हम .c फाइल से चालू करते हैं, .s फाइल होके हम लोग .obj फाइल तक जाते हैं, और अल्टीमेटली .exe फाइल बनता है, ये जो एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो obj फाइल तक आता है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं। जब रन करते हैं तो वो .exe फाइल बनता है। तो दैट इज
ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें मैं टर्बो C++ जो कंपाइलर है प्रोग्राम रन करने के लिए, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हो सकता है वो अलग रहे दूसरे इसमें, तो अलग अलग जगह में, लेकिन ये सेम है। तो अभी ये जो मैंने बताया, किसी को कोई क्वेश्चन है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख नोट लग सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये इम्पोर्टेंट है। हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। तो जब भी हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, तो इनपुट जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, तो नॉर्मली उसके लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है प्रिंट एफ, है ना। अभी प्रिंट एफ जो एक फंक्शन है, जैसे मैंने बताया कि एक फंक्शन रहता है, जैसे मैंने उस दिन बताया था, एक इंट एड एक फंक्शन मैंने बनाया था, और उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कमांड मैंने लिखा था, उसके अंदर में कुछ दूसरे वेरिएबल्स लिखते थे, जो वेरिएबल्स हम लोग ये कमांड्स में यूज करते थे। तो प्रिंटफ वैसे ही फंक्शन है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होना चाहिए। तो पहला एक ही उसमें यूज होता है, जो कि पहला है कि अगर हमें डायरेक्टली कुछ प्रिंट करना है तो हम वो चीज डबल कोट में लिखते हैं। जैसे मैंने अगर लिख दिया हेलो, तो आउटपुट आएगा हेलो। आउटपुट जो जब आप कंट्रोल F9 दबाओगे, कंट्रोल ये लिख के जब कंट्रोल F9 दबाओगे तो आपका आउटपुट आएगा हेलो। अगर प्रिंटफ, अगर हमें आउटपुट में कोई भी वेरिएबल का वैल्यू अगर प्रिंट करना है, तो हम लिखते हैं प्रिंटफ, उसके बाद %d। %d मैंने उस दिन भी बताया था, %d मतलब इंटीजर वैल्यू। अगर वो फ्लोट वैल्यू है तो %f लिखेंगे। तो अगर वो वेरिएबल मान लो एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी में ए नाम से, उसके अंदर 10 है। अभी मैं चाहता हूं कि सी प्रोग्राम में मैं 10 प्रिंट करूं, जो कि ए के अंदर स्टोर है, तो मैं लिखूंगा %d उसके बाद ए। और अगर ये 10.5 होता तो मैं लिखता %f a। और अगर ये जो मेमोरी लोकेशन है ए, इसमें मान लीजिए एक लेटर सेव होता तो मैं लिखता printf %c a। c मतलब करेक्टर, f मतलब फ्लोट, और d मतलब इंटीजर। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। तो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। अभी अगर मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, एक वेरिएबल है, एक मेमोरी लोकेशन है ए, जिसके अंदर 10 सेव है। अभी मुझे प्रिंट करना है, मान लीजिए मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 10। मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, है ना। ये मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा printf द, जो मुझे एज इट इज जितना प्रिंट करना है वो तो मुझे लिखना ही पड़ेगा डबल कोट के अंदर, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, उसके बाद जो मुझे वैल्यू प्रिंट करना है वो वैल्यू कौन से टाइप का है, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, मतलब होल नंबर, तो मुझे %d लिखना पड़ेगा, और डबल कोट खत्म हो जाएगा। और ये जो %d रिप्लेस होगा किसके वैल्यू से? ए का वैल्यू से, क्योंकि ए के अंदर है, तो मुझे ये लिखें सेमीकोलन दूंगा, तो ये टोटल प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ %d के जगह ए का वैल्यू रिप्लेस होगा। ए का वैल्यू क्या है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख के आएगा। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके।
सिमिलरली अगर मुझे दो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए एक है b, उसके अंदर 10.5 है, मतलब फ्लोट वैल्यू है ना। तो मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ ऐसा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a इज 10 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल a एंड b इज 10, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a and b is 10 and 10.5 है ना। तो मैं ऐसा प्रिंटफ चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ a and b is %d and %f, उसके बाद कॉमा देके a, b। तो ये जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा ये %d के जगह a रिप्लेस हो जाएगा और %f के जगह b रिप्लेस हो जाएगा। ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है बेसिक इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। अभी हम लोग जाते हैं बेसिक आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। सॉरी, ये हो गया आउटपुट स्टेटमेंट, अभी बेसिक इनपुट स्टेटमेंट। अभी जो बोले थे हम आउटपुट देख रहे थे स्क्रीन में। अभी सी में जो बेसिक इनपुट स्टेटमेंट, मतलब जो इनपुट मतलब यूजर एंटर करेगा और मेमोरी लोकेशन में वैल्यू सेव हो जाएगा। हम लोग अभी तक कैसा देख रहे थे कि ऑलरेडी प्रोग्राम में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब मैंने प्रोग्राम में लिख दिया a इज इक्वल टू 10, तो क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन एक बन गया a, उसके अंदर 10 सेव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो 10 वैल्यू है वो यूजर से आए, है ना, गिवन बाय यूजर। मतलब आप लोग प्रोग्राम लिखोगे और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोग्राम पूछेगा कि एंटर एनी वैल्यू, उसके बाद आप वैल्यू एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। ऐसा मैं चाहता हूँ। मतलब आप प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जब करोगे तो प्रोग्राम में पूछेगा कि एंटर एनी वैल्यू, तो जैसे ही आप 10 एंटर किए, लिख के एंटर बटन दबाए तो वो मेमोरी लोकेशन में 10 सेव हो जाएगा। ऐसा चाहता हूँ, तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट यूज होता है। उसके लिए जो कमांड है वो है scanf, है ना। तो scanf मतलब स्कैन करता है जो भी यूजर ने एंटर किया है, मतलब तुम लोग जो भी एंटर करोगे और उसको मेमोरी लोकेशन में सेव कर देता है। तो उसके लिए जो भी कमांड है वो है उसका जो सिंटेक्स है वो है scanf %scanf, उसके बाद यहाँ पे रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर और M% कॉलम। M% मतलब बोलता है कि मेमोरी लोकेशन और जिस वेरिएबल में तुम्हें सेव करना है। मतलब जैसे मैं चाहता हूं कि मेमोरी लोकेशन A में 10 सेव हो जाए, तो मैं पहले क्या करूंगा, प्रोग्राम में पहले मैं डिक्लेयर करूंगा इंटीजर नाम का एक वेरिएबल एलोकेट करो मेमोरी को। मैं बोलूंगा कि A नाम का जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, A में A नाम का एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा जिसमें इंटीजर डेटा आएगा, है ना। इसमें कंप्यूटर समझ लेगा कि मुझे एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर रखना है जिसका नाम A है और जिसमें सिर्फ इंटीजर मतलब होल नंबर आएगा। अभी आगे मैं बोलूंगा printf enter any value, है ना। तो ये जैसे एंटर होगा, एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आउटपुट आएगा स्क्रीन में, कंसोल में दिखाएगा एंटर एनी वैल्यू। उसको जैसे ही आपने 10 एंटर किया, मतलब कोई भी वैल्यू एंटर किया, यहाँ पे मान लो आपने 10 एंटर किया है,
तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखोगे scanf। तो 10 जो है वो आप क्या चाहते हो, ए में कौन सा टाइप का वैल्यू आए, इंटीजर टाइप का वैल्यू आए, तो आप लिखोगे %d। और उसके बाद आप चाहते हो ये जो %d में जो भी मतलब इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है जो कहाँ पे स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा, और वो मेमोरी लोकेशन है, इसलिए M% सिंपल लिखोगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं M%। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं लिखता हूँ, M%। तो इसको M% सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ए नाम का जो मेमोरी लोकेशन है जो आपने एंटर किया था उसमें जाके वो कोई जो आपने एंटर किया वो वहां पे स्टोर हो जाएगा, और वो इंटीजर टाइप का है। ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। एक बार Yes, वापस sir. से बता दीजिए। कौन सा चीज बताऊं, यस स्कैनएफ वाला या प्रिंटएफ वाला? वाला। स्कैनएफ वाला। ओके। ओके, तो जैसे मैं जो बेसिक इनपुट स्टेटमेंट है वो यूज होता है स्कैनएफ वाला, और हम लोग उसमें यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसमें M% वेरिएबल नेम ये यूज करते हैं, है ना। तो मैं जब प्रोग्राम लिखता हूं, मैंने मान लो एक लाइन लिखा है अपने प्रोग्राम में कि प्रिंटफ एंटर एनी वैल्यू, उसके पहले मैंने एक लाइन लिखा है इंटीजर ए। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगा ए नाम से, और कंप्यूटर समझेगा कि इसके अंदर कौन सा टाइप का वैल्यू आएगा, इंटीजर टाइप का, मतलब होल नंबर आएगा जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर क्या समझेगा, मतलब आपको एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन में क्या दिखेगा, लिख के आएगा कि एंटर एनी वैल्यू। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आपके स्क्रीन में, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके स्क्रीन में ये लाइन लिख के आएगा एंटर एनी वैल्यू, ये डबल कोट होगा, डबल कोट के अंदर। उसके बाद आप चाहते हो कि ए आपने मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया और कंप्यूटर आपको पूछ रहा है एंटर एनी वैल्यू, उसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप कोई वैल्यू एंटर करोगे और वो डायरेक्टली जाके वो ए में स्टोर हो जाए, ऐसा आप कुछ चाहते हो। कि आपने पहले ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन बना लिया, उसका कंप्यूटर पूछ रहे हैं एंटर एनी वैल्यू, मतलब कोई भी एंटर नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड एनी वैल्यू या कुछ भी लिख सकते हो। तो कंप्यूटर से वैल्यू मांग रहा है जो कि ए में स्टोर करना है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे स्टोर करने के लिए, स्कैनएफ। उसके बाद कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर होना चाहिए, आपने जो बोला है %d। ये कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, आपने इंटीजर लिखा है इसीलिए यहाँ पे %d है। और वो वैल्यू कौन से वेरिएबल में, कौन से मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, ए में, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे ए। और वो ए मेमोरी लोकेशन है जहां पे आप स्टोर करने जा रहे हो, इसीलिए M% सिंबल लिखेगा यहाँ पे। तो डबल कोट के बाद एक कॉमा है, ये सिंटेक्स बहुत ध्यान से याद रखना, कुछ भी आगे पीछे होगा तो एरर आएगा। डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब कौन सा टाइप का वैल्यू, मतलब %d, उसका डबल कोट के बाद कॉमा देके M% ए मतलब ए मेमोरी लोकेशन में आप सेव कर रहे हो। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, आपने जैसे 10 एंटर किया था यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये 10 जो एंटर किया आपने वो जाके इस मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। ये क्लियर है क्या अभी? हाँ सर क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, अभी आप अगर चाहते हो कि ए के साथ मुझे बी में भी ही एक वैल्यू स्टोर हो जाए जो कि फ्लोट वैल्यू हो, तो आप लिखोगे एक ही स्टेटमेंट अगर करना है तो आप लिखोगे स्कैनएफ %d %f, और उसके बाद M%a, और आपने मान लो यहाँ पे डिक्लेयर भी किया था फ्लोट b, है ना, फ्लोट b, उसके बाद लिखा इंटीजर है, उसके बाद प्रिंटर एंटर एनी वैल्यू, तो आप यहाँ पे लिखोगे %d %f M%a एंड M%f। f के जगह कोई भी वेरिएबल नाम दे सकता हूँ, मैंने f दिया था। तो इसका मतलब
ए मेमोरी लोकेशन में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा और एफ मेमोरी लोकेशन में एफ मैंने यहाँ पे एफ दे रहा हूँ, एफ मेमोरी लोकेशन में फ्लोट वैल्यू स्टोर होगा जो आप एंटर करोगे। ऐसे करके अनगिनत हम लोग दे सकते हैं। ये समझ में आया क्या? यस सर। ये स्कैनएफ का सर सिंटैक्स है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो हम लोग इसमें जाते हैं कि प्रिंटफ इंटीजर डिक्लेयर किया उसने, दिसंबर नाम का एक वेरिएबल जो 5 दिया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज किया। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ, जैसे CH अगर देखो यहाँ पे कैरेक्टर CH मतलब एक कैरेक्टर उसने डिफर किया, सिंगल लेटर है, लेकिन आप मल्टीपल लेटर्स अगर सेव करना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग देखिए ऐसे सिंबल दोगे। वो एरे है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, एक स्ट्रिंग मतलब मल्टीपल लेटर सेव कर रहा है, एक सिंगल लेटर सेव कर रहा है और एक डेसिमल लेटर डिस्प्ले कर रहा है। ये सब उसने पहले वैल्यू में डाल दिया, वेरिएबल में, मेमोरी लोकेशन में। उसका वो प्रिंटफ कर रहा है। तो इंटीजर के लिए उसने लिखा %d, मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए उसने लिखा %s, फ्लोट नंबर के लिए मतलब डेसिमल नंबर के लिए उसने लिखा %f और करेक्ट सिंगल कैरेक्टर के लिए उसने लिखा %c। उसके बाद उसने n दिया। n का मतलब क्या उस दिन हमने पढ़ा था, कोई बता सकता है n का मतलब क्या है? /n सर लाइन चेंज न्यू लाइन। सर न्यू लाइन। या करेक्ट। तो इसका मतलब जैसे ये प्रिंट होगा उसके बाद आपका कर्सर जो है न्यू लाइन में आ जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है कि पहला %d इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो, कहां से लो? दिसंबर से। दिसंबर में क्या था? 5, मतलब वो 5 प्रिंट होगा। उसके बाद वो बोल रहा है मल्टीपल कैरेक्टर वाला वेरिएबल को प्रिंट करो। तो मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? str में। str में क्या है? abc। तो उसके बाद abc प्रिंट होगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि डेसिमल वाला को प्रिंट करो। डेसिमल कहाँ से लेना है? पी नाम का वेरिएबल से। तो पी कहाँ पे है? 3.14। तो यहाँ पे 3.14 स्टोर हो जाएगा। आगे 00 लिखा है क्योंकि उसका मेमोरी लोकेशन उतना है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि %c मतलब सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करो। वो कहाँ से लेगा? ch से लेगा। ch कहाँ पे है? ch यहाँ पे है जिसका वैल्यू s है, तो वो s प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये गलत है, s प्रिंट होगा यहाँ पे, c नहीं होगा। ये समझ में आया क्या एग्जाम्पल? ये हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, है ना? हेलो? यस सर यस सर। यस सर यस यस सर। ओके, अभी कोई भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो भी सी कमांड लिखते हैं, जो भी जैसे मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारे फंक्शन के अंदर रहता है। तो जो सी प्रोग्राम का जो सबसे बेसिक फंक्शन है, मतलब पेरेंट फंक्शन, मतलब सारे कमांड जिस फंक्शन के अंदर रहते हैं उसको मेन फंक्शन बोलते हैं, है ना? तो उसके अंदर सारे कमांड तुम लिख सकते हो। उसके अंदर मतलब वेरिएबल्स भी होता है, इसके अंदर भी फंक्शन मतलब इंटीजर ऐड लिखोगे यहाँ पे और डिक्लेयर करोगे, और मेन के बाद तुम ऐड के अंदर कमांड लिखोगे। मतलब यहाँ पे तुमने फंक्शन का नाम लिखा और वो फंक्शन कहाँ काम कर रहा है, वो मेन जो फंक्शन तुमने क्लोज किया है उसके बाद लिखोगे तुम। इसके अंदर तुम्हारा वेरिएबल भी, ऑपरेशन भी, सारे चीज होता है। तो सी जो सारे मेन जो फंक्शन है जिसके अंदर सारे चीज लिखना है वो मेन। तो हर एक सी प्रोग्राम में मेन रहता ही है, मतलब मेन से ही चालू होता है। मेन से आप मेन के अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे और उसको दूसरे फंक्शन लिख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मतलब मेन अगर कोई फंक्शन आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो वो पहले मेन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद मेन के बाद उसके कमांड आपको लिखना पड़ेंगे। तो सारे प्रोग्राम सी में मेन में स्टोर होता है। अभी ये जो प्रोग्राम्स आप जो कमांड सी मेन के फंक्शन के अंदर लिखोगे, ये जो कमांड से वो अगर कोई आउटपुट नहीं देता है, मतलब आउटपुट किसी और फंक्शन को नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर वॉइड लिखेगा। और अगर वो कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन किसी और को वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसके अंदर दूसरे टाइप हो सकता है, जैसे इंटीजर हो सकता है या फ्लोट हो सकता है या फिर जो भी कैरेक्टर जो भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली वॉइड होता है क्योंकि जो मेन फंक्शन है वो किसी और को ये आउटपुट नहीं दे रहा है। मतलब मेन फंक्शन से ही सारे फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन मेन फंक्शन किसी और फंक्शन से नहीं आता है। मतलब मेन जो है वो पेरेंट फंक्शन है, स्मॉल m होगा।
जो पेरेंट फंक्शन है उससे सारे फंक्शन आते हैं, मतलब उसके अंदर डिफाइन करके होता है, तो वो किसी से जिम्मेदार नहीं है, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू एनी फंक्शन। मतलब वो मेन फंक्शन से तुम दूसरे फंक्शन कॉल कर सकते हो, लेकिन कोई भी दूसरे फंक्शन से मेन फंक्शन नहीं होता है, इसलिए मेन फंक्शन हाँ, तो मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन नहीं आता, इसलिए मेन फंक्शन के अंदर हम लोग void पहले void लिखते हैं। तो void मतलब कुछ भी नहीं, void मतलब नील, मतलब मेन फंक्शन किसी और फंक्शन को रिटर्न नहीं कर रहा है। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट होता है, और एक है कि हमको मेन फंक्शन लिखना है, और दूसरा है कि हमें कोई भी सी प्रोग्राम में एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मतलब जो भी सी प्रोग्राम में, मान लो मैंने मेन लिखा है ना, मान लो मैंने मेन प्रोग्राम लिखा है, void मेन प्रोग्राम लिखा है, और मैं इसके अंदर जो भी कमांड लिख रहा हूं, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि printf लिख सकता हूं इसके अंदर, या फिर scanf लिख सकता हूं, तो जो भी आप बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखता हूं वो कहीं दूसरे फाइल में मेंशन है। मतलब ये सब क्या है, ये सब printf बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट एक फंक्शन है, दिस आर ऑल ए फंक्शन, है ना। तो ये देखो मेन फंक्शन के अंदर हम और भी फंक्शन बोल रहे हैं, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन काम कैसे करता है, वो किसी और फाइल में डिफाइंड है, उस फाइल को बोलते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और h मतलब हेडर फाइल। तो ये जो printf फंक्शन है हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, और scanf क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू लेने का कोशिश कर रहा है। तो ये सब तो काम कर रहा है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, ये डिफाइंड है stdio.h फाइल में। इसीलिए हम लोग कोई भी मेन सी फंक्शन जब लिखते हैं तो उसके पहले डिफाइन करना पड़ता है कि हम जो भी स्टेट printf scanf यूज कर रहे हैं उसका फंक्शन तुम्हें लेना है, कहाँ से इंक्लूड करना है, वो कहाँ से इंक्लूड करना है, stdio.h हेडर फाइल से तुम्हें, या फिर वो फाइल से तुम्हें इसका जो काम करने का जो तरीका है वो क्या करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि फंक्शन भी उसके भी कमांड्स रहते हैं, वो भी कैसे काम करते हैं उसको भी बताना पड़ता है। तो ये सब stdio.h फाइल में डिस्क्राइब्ड है, तो इसलिए हम लोग इंक्लूड करते हैं कोई भी मेन फंक्शन में अगर printf और scanf स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो। ये क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो पूछो, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी डाउट रहेगा तो आगे चल के बहुत सारे डाउट आएंगे। बताओ किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ आदित्य पूछो, मुझे कभी कभी हैंड रेज दिखता नहीं है इसलिए ये मतलब बोल दिया करो। बोलो आदित्य। हेलो आदित्य ने हैंड रेज किया। आदित्य बताओ कुछ क्वेश्चन है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर एक बार और रिपीट कर दो। कौन सा, ये जो मैंने मेन फंक्शन बोला या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स? प्री प्रोसेसर डायरेक्शन। ओके चलो मैंने ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है हाँ, जैसे मैंने बोला कि हम लोग कोई भी सी प्रोग्राम एक मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड रहता है ना। कोई भी सी प्रोग्राम एक मेन फंक्शन के अंदर डिफाइंड रहता है, उसके अंदर बहुत सारे कमांड लिखते हैं, उसके अंदर कमांड भी लिखते हैं, उसके अंदर वेरिएबल भी डिक्लेयर होता है या फिर दूसरी चीज भी डिक्लेयर होता है। तो कभी अब हम लोग उसके अंदर printf भी स्टेटमेंट फंक्शन लिखते हैं, printf या scanf फंक्शन लिखते हैं, वो हमने देखा है क्या काम करता है। तो printf क्या है और scanf क्या है, ये एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन तो हम printf क्या करता है, कंसोल में
डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और स्कैनफ क्या करता है, वैल्यू यूजर से लेने के लिए यूज होता है। लेकिन ये कैसे काम करता है उसके लिए भी उसको मतलब उस फंक्शन के कमांड होते हैं। मतलब ये जो प्रिंटफ है वो कैसे काम कर रहा है वो उसके लिए भी उसका कमांड रहते हैं। मतलब ये फंक्शन को भी काम करने के लिए कमांड रहते हैं। जैसे मैंने मेन फंक्शन के अंदर उसके कमांड लिखा, वैसे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी कमांड रहता है। तो ये कमांड कैसे क्या डिफाइन करता है, ये कमांड डिफाइन करता है कि प्रिंटफ फंक्शन काम कैसे कर रहा है। सिमिलरली स्कैनफ फंक्शन भी जो है अगर मैं लिखता हूं तो उसको भी अंदर में कमांड रहता है। तो वो कमांड क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है हाउ स्कैनफ फंक्शन वर्क्स। तो ये जो कमांड्स है ये एक कॉमन फाइल में डिस्क्राइब्ड है। उस फाइल को बोलते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। तो ये जो हेडर फाइल है जिसके अंदर प्रिंटफ और उसके काम करने के तरीके, स्कैनफ उसके काम करने के तरीके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके काम करने के तरीके डिस्क्राइब्ड है stdio.h फाइल में। तो हम जब अपने मेन फंक्शन में प्रिंटफ स्कैनफ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो हम अगर ये stdio फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं ये स्टैंडर्ड stdio.h। ये उससे इंक्लूड करने से क्या होता है, तो जब भी हम प्रिंटफ कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में जाता है। ये पहला स्टेप है। स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल कॉन्टैक्ट करता है जो हेडर फाइल आपके सी प्रोग्राम इंस्टॉलेशन फोल्डर में रखा हुआ है, और उससे ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, और हेडर फाइल के अंदर सी प्रिंटफ वाला कमांड ढूंढता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ये तीसरा स्टेप है। सिमिलरली स्कैनफ ढूंढता है, स्कैनफ भी आपका जाता है stdio हेडर से कॉन्टैक्ट करता है, stdio फाइल stdio फाइल में कॉन्टैक्ट करता है, तो वो दूसरा स्टेप है। और stdio फाइल फिर से stdio फाइल स्कैनफ से कमांड उठाते हैं और वो समझता है कैसे काम करना है। दिस इज द थर्ड स्टेप। समझ में आया क्या ये आदित्य? हेलो हेलो आदित्य, समझ में आया? सर ओके, बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, तो हम लोग अभी यही देख रहे थे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोला था टर्बो सी मिलता है, टर्बो सी को आप लोग इंस्टॉल कर लो। मैंने इंस्टॉलेशन लिंक भी दिया था, या फिर गूगल में आप टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड भी सर्च करोगे तो भी लिंक आ जाएगा। मैं आपको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये मेरा टर्बो सी का ओपनिंग स्क्रीन आया। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट टर्बो सी वाला बटन में क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, अभी आप लोगों को आएगा। हाँ, तो ये आप लोगों को ब्लू स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा और न्यू करूँगा, तो ये एक न्यू फाइल बनेगा। अभी न्यू फाइल बना तो सबसे पहले काम उस फाइल का नाम देना और उसको सेव करना। तो मैं F2 दबाऊंगा, F2 दबाने से ये स्क्रीन आएगा जहाँ पे मैं नाम देने का ये कर रहा हूँ। तो मैं स्क्रॉल बार यूज करके आप लेफ्ट एरो राइट एरो यूज करके मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं पहला फाइल लाऊंगा test.c। सी प्रोग्राम लिख लें या सी, अगर C++ प्रोग्राम लिखेंगे तो .cpp यूज होगा। अभी सी लिख रहे हैं तो टेस्ट सी। ये ध्यान में रखना, ये फाइल हमारा कहाँ पे सेव है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर के अंदर test.c, यही लोकेशन में हमेशा सेव होना है, क्योंकि सी प्रोग्राम के इंस्टॉलेशन जितना भी इंस्टॉल हुआ था, ये जो टर्बो सी डाउनलोड किया था वो सारे वहीं पे स्टोर है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखोगे, जैसे आपने इंक्लूड किया stdio.h, वो भी उसको मिलना चाहिए, तो ये बिन फोल्डर के अंदर है। तो मैं
ये वहां पे इस नाम से फाइल बनाया और मैं ओके बटन दबाया, तो मेरा test.c ये हो गया। अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं ये लेफ्ट लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, यही सिंटेक्स है जो आप हेडर फाइल जब भी कोई भी फाइल इंक्लूड करते हो अपने प्रोग्राम में, तो ये लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर आप लिखते हो। तो इससे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो भी प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट में आगे लिखूंगा उसका डेफिनेशन, उसके कमांड्स कहाँ पे मिलेंगे, ये stdio.h फाइल। अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ void main, मतलब ये मेन फंक्शन कुछ भी किसी दूसरे फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए मैंने void लिखा। अभी ब्रेसेस ओपन किया, ब्रेसेस क्लोज किया, ये ब्रेसेस के अंदर ही मेन फंक्शन के सारे कमांड लिखे जाएंगे। कोई भी फंक्शन जो रहता है उसका कमांड ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। तो मैंने लिखा है printf, के बाद पैरेंथेसिस देखे, 2 डबल कोट के अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं सेमीकोलन दिया। उसके बाद ये हो गया मेरा पहला लिखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं F2 दबाया, F2 दबाने से जो भी अभी लिखा वो सेव हो गया test.c लेवल। अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल के लिए मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, F9 दबाऊंगा। तो ये स्क्रीन आया, यहाँ पे देखो ये स्क्रीन आया, यहाँ पे देखो वार्निंग 0 और एरर्स 0, मतलब मेरा प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो नीचे लिखा रहा है सक्सेस प्रेस एनी की, तो मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी मेरा कंपाइल हो गया। मैं रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबा के F9 दबाऊंगा और ये रीलोड, ये कुछ नहीं, एंटर करिए, ये रीलोड बोल रहा है। तो ये मेरा कंपाइल होके रन होके आउटपुट आ गया। अभी आउटपुट दिखने के लिए मुझे Alt F5 दबाना पड़ेगा। Alt F5 दबाऊंगा तो आउटपुट मेरा ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। अभी आपको अगर डायरेक्टली आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे get ch। get ch लिखने से डायरेक्ट कंट्रोल F9 करोगे तो आउटपुट आएगा, डायरेक्ट आपको हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। ये पहले का हेलो वर्ल्ड था जो हमने प्रिंट किया था और नया हेलो वर्ल्ड है। आप अगर चाहते हो कि हर बार जब आपका आउटपुट आया तो आप सिर्फ करंट आउटपुट ही दिखे, पुराना आउटपुट नहीं दिखे, तो आपको स्क्रीन क्लियर स्क्रीन करना पड़ेगा, CLRSCR। ये क्या करता है, पुराने ये जो कमांड जब रन होता है तो आपके प्रोग्राम के पुराने जो आउटपुट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और करंट जो आप फिर से रन कर रहे हो उसके आउटपुट दिखते हैं। मैं फिर से लिखा और मैं F9 किया, कोई एरर नहीं। उसके बाद फिर से कंट्रोल F9 किया, हेलो वर्ल्ड दिखा। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। नो या यस सर बोले? यस सर। हेलो, किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछो। सर जब आउटपुट निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या प्रेस करना पड़ेगा, F9? हाँ कंट्रोल प्लस हाँ, F9। नॉर्मली जब पहली बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो पहले तो प्रोग्राम F2 दबा के आप सेव करोगे, है ना। मैं आपको लिख के देता हूँ ताकि आप लोग ये हो जाओ। हाँ, पहला क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप है कि न्यू में जाओगे, कंसोल जब ओपन होगा न्यू में जाके न्यू फाइल में क्लिक करोगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप गिव फाइल नेम, है ना, गिव फाइल नेम जो भी रखता है, आप मान लो test.c रखना है तो वो लिखोगे और एंटर करोगे एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपका फाइल खुल गया, राइट द प्रोग्राम। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, आप जब हो जाएगा उसके बाद प्रेस F2। F2 मतलब सेव होता है वो। अगर पहले आप फाइल नेम नहीं दोगे तो F2 के बाद F2 जब जैसे ही दबाओगे तो बोलेगा आप फाइल का नाम दो, मतलब वो फाइल किस नाम से सेव करना है। पहले सेव करोगे तो F2 दबाओगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब वो सेव हो गया।
नेक्स्ट स्टेप है प्रेस F9. F9 इज फॉर कंपाइल, मतलब वो बाइट कोड बन गया, बाइट कोड बना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अगर एरर आया तो एरर को सॉल्व करो, अगर एरर नहीं आया, इफ एरर देन सॉल्व एरर। और अगर एरर नहीं आया, इफ नो एरर देन प्रेस कंट्रोल प्लस F9, ये हो गया रन। उसके बाद आउटपुट देखना है तो फॉर आउटपुट प्लस ऑल्ट प्लस F5। क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, ये sir. किसी को लिखना है तो लिख लो, यस सर, लिख लिया। या फिर लिखना हो जाए तो बता दो। हो गया सर। लिख लिया सर। यस सर, लिख लिया। सर जब F9 प्रेस करते हैं तो अगर एरर्स होते हैं तब वो वाला मतलब टैब खुलता है। हाँ, F9 होगा तो एरर आएगा तो आपको दिखेगा, जैसे मेरा स्क्रीन आया था वहां पे सक्सेस दिखा रहा था, वहां आपको एरर दिखाएगा। उसके बाद एरर आया तो फिर से एंटर करोगे तो आपको इफ एरर तो एंटर करोगे तो आपको फिर से वही जहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखा था ब्लू स्क्रीन वहीं पे आएगा और आपको एरर सॉल्व करना है। नॉर्मली कर्सर वहीं पे ब्लिंक करेगा जहाँ पे आपका एरर आया था। अगर F9 दबाते हो एरर आता है, उसके बाद एंटर दबाओगे तो आपको कर्सर वहीं पे लेके जाएगा जहाँ पे एरर है। पहले तो एरर पढ़ लेना क्या एरर है, उसके बाद एंटर दबाना तो आपको कर्सर वहीं पे लेके जाएगा जहाँ पे एरर है, तो एरर को सॉल्व करो, फिर से F9 दबाओ तो एरर नहीं आएगा, उसके बाद फिर से कंट्रोल F9 दबाओ तो रन हो जाएगा। ठीक है, या वो लिख के दूं मैं ये चीज? हेलो हेलो? यस सर। नो सर, हो जाए क्लियर। हाँ, अगर एरर आता है देन read those error and then press enter, then solve the error. This is the step. ठीक है, तो हो गया लिखना? सर। तो हम लोग अभी Yes, sir. प्रोग्राम में वापस जाते हैं, इसको बड़ा करते हैं। एक मिनट। मैं फिर से चालू करता हूँ सर्वर से। तो अगर आपको पुराना प्रोग्राम देखना है तो आप राइट एरो दबाओगे, फाइल में आओगे, फाइल में या तो यहाँ पे फाइल में आओगे, उसके बाद ओपन में आओगे, F3 दबाओगे तो भी आएगा, या एंटर दबाओगे, ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखेगा। तो अपना प्रोग्राम का नाम क्या था? टेस्ट था शायद। मैं टेस्ट पे एंटर किया तो मेरा प्रोग्राम खुल गया। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने एक एरर लाता हूँ, जैसे मैं ये सेमीकोलन नहीं दिया, हर एक सी प्रोग्राम सेमीकोलन में कंप्लीट होता है। तो मैंने F2 दबा के सेव किया, उसके बाद मैंने F9 दबाया, मैं कंपाइल करने गया तो ये देखो एरर लिख के आ रहा है, वार्निंग 0 है लेकिन एरर 1 है। वो नीचे एरर आ रहा है, प्रेस एनी की, एरर आ रहा है। एरर में एंटर करता हूँ तो वो नीचे लिख के बताता है स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन।
उसका मतलब हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसके ऊपर वाला लाइन में, जहाँ पे हाईलाइट करते हैं उसके ऊपर वाला में प्रॉब्लम है। एरर टेस्ट 3.5 वाला लाइन है, स्टेटमेंट मिसिंग है ना। तो स्टेटमेंट मिसिंग मतलब वो बता रहा है स्टेटमेंट कौन सा मिसिंग, सेमीकोलन आगे दिखा रहा है। तो मुझे एंटर दबाऊंगा, उसके बाद ऊपर में जाऊंगा, सेमीकोलन दूंगा, F2 दबा के सेव करूंगा, यस करूंगा, और उसके बाद F9 दबाऊंगा, सक्सेस आ गया, एंटर गया। उसके बाद फिर से कंट्रोल F9 दबाऊंगा, मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अभी मैं चाहता हूं, मैंने इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए नाम से 10 है ना, और मैंने उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं लिख रहा हूँ printf। भी कोई सी प्रोग्राम में कमेंट करना है तो ऐसे फॉरवर्ड स्लैश देंगे उस लाइन के पहले, तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट मतलब सी प्रोग्राम उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं ए नाम का एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने 10 रखा और मैं चाहता हूँ स्टोर हो जाए। तो मैं लिखूंगा %d, उसको मैं डिस्प्ले करना है %d क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है, कॉमा देके a, और मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ, है ना। अभी मैं F2 दबाया, सेव किया, F9 दबाया, एरर आया। एरर क्या आया कि मैं बोल रहा हूँ डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। एक मिनट, हाँ, तो ये जो कमांड है, ये क्लियर स्क्रीन जो कमांड है, ये आपके पुराने आउटपुट जो आते हैं उनको क्लियर करता है। ये ऑप्शनल है, दोगे अगर नहीं दोगे तो पुराने कमांड भी जो भी आप ये एग्जीक्यूट किए थे पहले इस फाइल को, जितने भी आउटपुट थे सारे आपको दिखे, तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने ये कमांड लिखा है। आप नहीं भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने, और इसके पहले सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन बनाया ए नाम से, उसके अंदर मैंने टेस्ट 10 वैल्यू सेव किया और मैंने लिखा printf %d और a, मतलब a नाम का वैल्यू प्रिंट करो जिसके अंदर %d टाइप का वैल्यू है, %d मतलब इंटीजर। और मैं अभी F2 दबाया और F9 दबाया, अप टू डेट बता रहा है, ओके है। उसके बाद में कंट्रोल F9 दबाया, मेरा 10 प्रिंट हो गया, एंटर दबाया तो मैं आ गया। क्लियर है क्या सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। मैं अगर दूसरा वेरिएबल प्रिंट करना चाहता हूं, जैसे मैंने फ्लोट b बना और मैं 10.5 लिखा, तो मैं यहाँ पे उसी प्रिंटफ में करना होगा। तो %d %f a, b, सॉरी b। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले a को प्रिंट करो जो %d टाइप का है, मतलब इंटीजर, उसका वैल्यू कहाँ से लेगा, ऊपर में जो 10 है वहां से लेगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ b को प्रिंट करो जो कि %f टाइप का है, मतलब फ्लोट टाइप का, वो कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर में डिक्लेयर किया उससे। सेमीकोलन दिया, सेव किया, F9 दिया, कोई एरर नहीं। उसके बाद ये किया, तो 10 और 10.5 के बाद 0, तो दैट इज 5 डेसिमल के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट इज सेम। अभी देखो फ्लोट और इंटीजर जो है दोनों में, अगर मैं, हाँ ये देखो मैंने इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया 10 और उसके बाद फ्लोट वैल्यू प्रिंट किया 10.5, उसके बाद 0, तो दोनों में कोई स्पेस नहीं है। तो मुझे हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच में स्पेस दूंगा। तो स्पेस देने के लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा, मतलब एक स्पेस देने का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा। कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा स्पेस देने के लिए आउटपुट में? /t है ना। /t दिया मतलब पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद डेसिमल वैल्यू मतलब फ्लोट वैल्यू प्रिंट होगा। तो मैं फिर से सेव कर रहा हूँ, F9 दबाया, कोई एरर नहीं है,
कंट्रोल F9 दबाया, ये मेरा सेव हो गया, ये मेरा दिख रहा है, स्पेस देख रहे हैं। अभी मैं इसके स्टेटमेंट एक के साथ प्रिंट करना चाहता हूँ, printf the value of A and B is %d and %f, कॉमा देके A, कॉमा देके B। तो वो क्या प्रिंट होगा, कंसोल में प्रिंट होगा क्या, द वैल्यू ऑफ A एंड B इज, B जो %d जो लिखा था वो रिप्लेस होगा किससे, A का वैल्यू से, मतलब 10 से, और %f जो है वो रिप्लेस होगा किससे, B के वैल्यू से, जो कि %f है, मतलब फ्लोट है। तो एज इट इज प्रिंट आएगा। ऊपर का मैं प्रिंटफ वाला कमेंट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी मैं फिर से F2 दबा रहा हूँ, F9 दबा रहा हूँ, एक एरर आया। एरर क्या है, एरर आया मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन यहाँ पे मैंने नहीं दिया था। फिर से सेव कर रहा हूँ और उसके बाद F9 दबा रहा हूँ, F9 दबा रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैं फिर से कंट्रोल F9 दबाया तो मेरा लिख के आया आउटपुट में, द वैल्यू ऑफ A एंड B इज 10 and 10.500। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हो गया बेसिक, ये हो गया प्रिंट करने का आउटपुट स्टेटमेंट। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से लूं डेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो A का वैल्यू हटा देता हूं क्योंकि मैं ये यूजर से लूंगा, और मैं B का वैल्यू डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं यूजर से लूंगा। अभी मैं बोल रहा हूं और मैं ये printf कमांड स्टेटमेंट भी कमांड कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं printf enter value of A and B। तो ये मेरा क्या है, सर जब अभी भी मैं आपने ये एंटर क्या किया? मैंने पहले का जो मतलब थोड़ा प्रिंटफ स्टेटमेंट था उनको कमेंट कर दिया। प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है उनको मैंने कैसे कमेंट किया? कर दिया ताकि ये एग्जीक्यूट है। ये जो दिख रहा है स्लैश, बैकस्लैश मैंने दबाया था, ये सर जो स्लैश दिख रहा है तुम्हें, यस सर। स्लैश से मैंने कमेंट किया है। जैसे कोई भी लाइन के पहले स्लैश दबाओगे तो वो कमेंट हो जाएगा, सी प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके ठीक सर। है, ये कलर से भी पता चल जाएगा, ये फेडेड थोड़ा लग रहा है इसलिए वो समझ में आ जाएगा। और जो भी कंसोल में प्रिंट होगा वो उसको रेड कलर में दिखेगा, इसलिए मैं टर्बोस यूज कर रहा हूँ, वो थोड़ा कलरिंग रहता है। तो जो भी कंसोल में प्रिंट होगा वो रेड कलर में तुम्हें दिखेगा। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल ओके में सर। क्या दिखे, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। अभी मैं इसको F2 दबाया, F9 दबाया, कोई एरर नहीं, कंट्रोल F9 किया तो मेरा आ गया एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B। ये मेरा कंसोल में। अभी यूजर जो भी एंटर करेगा वो A नाम का मेमोरी लोकेशन और B नाम के मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इनपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, NF डबल कोट के अंदर %d और %f, कॉमा देके %a, %d। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, A नाम का मेमोरी लोकेशन में %d टाइप का वैल्यू स्टोर करो। %d मतलब इंटीजर जो यूजर एंटर करेगा, जो भी तुम एंटर करोगे वो A में नाम का मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा जो कि %d टाइप का है। सिमिलरली जो भी यूजर एंटर करेगा B नाम का मेमोरी लोकेशन में, वो फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर होगा जो %f है। तो ये यूजर से मैंने आंसर किया, मतलब जो भी तुम कंसोल में एंटर करोगे वो A में स्टोर हो जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का वैल्यू है, और B में स्टोर हो जाएगा जो कि फ्लोट टाइप का वैल्यू है। अभी मैं इसको सेमीकोलन दिया मैंने उसको, और मैं इसको फिर से F2 दबा के सेव किया, F9 दबा के कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है मेरा। उसके बाद कंट्रोल F9 दबाया, एंटर एनी वैल्यू ऑफ A एंड B। तो मैं बोला 10 and 10.5, 10 स्पेस देके मैंने 10.5 दिया, एंटर दिया। अच्छा, तो ये मेरा A और B में मेरा सेव हो गया। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, 10 10.5, 10 दबा के मैंने एंटर दबाया
उसके बाद 10.5 दबा के मैंने एंटर दबा। जैसे एंटर दबाते हैं तो वो वैल्यू स्टोर हो जाता है। तो जैसे मैंने 10 दबा के एंटर किया तो ए नाम का मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर हो गया। उसके बाद 10.5 दबा के मतलब टाइप करके मैं एंटर किया तो वो बी नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो गया। उसके बाद मैंने एंटर दबाया तो वो वैल्यू स्टोर हो गया। अब इस वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं वही कमांड यूज करूंगा जो पहले लिखा था, printf डबल कोट में द वैल्यू ऑफ a and b is %d and %f, sorry, कॉमा a कॉमा b, उसके बाद सेमी। तो मैं पहले तो यूजर से स्कैनफ में क्या किया था, यूजर ने 10 दबा के एंटर किया तो वो ए में स्टोर हो गया। 10 ही क्यों, क्योंकि वो %d टाइप का है। और उसके बाद 10.5 दबा के एंटर किया तो बी नाम का मेमोरी लोकेशन में सेव हो गया जो फ्लोट टाइप का है। तो ऊपर में मैंने इंटीजर ए और फ्लोट भी डिक्लेयर किया था, इसलिए मैंने %d और %f लिखा। उसके बाद ये एंटर दबाया तो ये स्टोर हो गया। अभी उसको डिस्प्ले करना है इसलिए मैंने फिर से लिखा द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज %d एंड %f। तो ये स्क्रीन में प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ ए इज %d रिप्लेस होगा किसका वैल्यू से, ए का वैल्यू से। ए में कहा कौन सा वैल्यू था जो यूजर ने अभी 10 दबा के एंटर किया था, और %f रिप्लेस होगा किससे, बी का वैल्यू से। तो बी भी कौन सा था जो यूजर ने अभी 10.5 दबा के एंटर किया था। तो मैं इसको सेव किया, F9 दबाया, कोई एरर नहीं है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 10 एंटर किया, उसके बाद 10.5 एंटर किया। तो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 10 एंड 10.5। ये क्लियर है क्या सबको, या दूसरी बार एक्सप्लेन करूं? सर क्लियर है। क्लियर है यस क्लियर क्लियर है। सर रिपीट कर लो। सब लोग बताओ, रिपीट करूं? ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने void मेन जो फंक्शन है जो कि सी का मेन फंक्शन है उसके अंदर दो स्टेटमेंट लिखा। एक तो एक मेमोरी लोकेशन मैंने प्रोग्राम को बोला, कंपाइल सी को बोला कि तुम ए नाम का एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करके रखो जिसमें इंटीजर डेटा स्टोर होगा। और उसके बाद मैंने बोला कि तुम बी नाम का और एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करो जिसमें फ्लोट टाइप का वैल्यू रिजर्व, फ्लोट टाइप का वैल्यू सेव होगा। फ्लोट मतलब डेसिमल। उसके बाद मैंने लिखा क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इसलिए लिखते हैं ताकि इसी प्रोग्राम को मैं बहुत बार हो सकता है एग्जीक्यूट करूं अलग अलग वैल्यू से। तो जब करंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो पुराना वैल्यू ना दिखे मुझे, मतलब पुराना जो आउटपुट आया था वो ना दिखे, इसलिए मैंने क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं। जो नॉर्मली हम लोग नोटपैड में डिलीट करके करते हैं तो यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये नहीं करोगे तो भी प्रोग्राम रन होगा लेकिन पुराने आउटपुट दिखेंगे। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि तुम ए और बी, ये जो दो मेमोरी लोकेशन जो मैंने ऊपर में डिक्लेयर किया था, अभी तुम एंटर करो। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन आएगा, वहां पे लिख के आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्कैनफ मैंने लिखा है। स्कैनफ में मतलब क्या है, यूजर जो एंटर कर रहा है, जैसे मान लो एंटर द वैल्यू ऑफ एन बी बोला है, उसका यूजर एंटर दबा के 10 एंटर किया है जो कि ए में जाएगा। ये जो %m% ए है 10 ए जाएगा। उसके बाद यूजर ने एंटर दबा के 10.5 या कोई भी डेसिमल वैल्यू एंटर किया है तो वो बी में जाएगा। क्यों बी में जाएगा, क्योंकि हमने इसी लोग ऐसे सीक्वेंस में लिखा है, जो पहला एंटर करेंगे वो पहला वाला वेरिएबल में जाएगा, जो दूसरी बार एंटर करेंगे वो दूसरी वाले वेरिएबल में जाएगा। अभी उसमें 10.5 ही क्यों किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था ऊपर में कि जो बी है वो फ्लोट टाइप का वैल्यू है, और यहाँ पे भी हमने %f लिखा था। मतलब बी में सिर्फ फ्लोट टाइप का वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू जाएगा। और मैंने ए में 10 एंटर क्यों किया, क्योंकि हमने पहले भी डिक्लेयर किया था कि ए में इंटीजर टाइप का वैल्यू आएगा जो कि होल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे %d लिखा है। तो ये हो गया हमारा %d। तो जैसे ही ये स्कैनफ एग्जीक्यूट होगा तो यूजर ने जो भी 10.5 एंटर किया था वो %d मतलब ए में मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा और बी में मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी देखना चाहता हूँ उस मेमोरी लोकेशन में सही में स्टोर हुआ कि नहीं, तो मैं प्रिंटफ फिर से लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज
%d एंड %f। तो ये जो %d है वो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस किससे होगा, मतलब %d रिप्लेस होगा a का वैल्यू से। तो a में यूजर ने क्या एंटर किया था, 10 एंटर किया था, और %f जो है वो रिप्लेस होगा किससे, b का वैल्यू से। तो b में यूजर ने क्या एंटर किया था पहले, 10.5 से। तो वही हमें आउटपुट दिख रहा है। तो मैं F2 दबा के सेव किया, F9 दबाया, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9 किया, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने एंटर दबाया, उसके बाद मैं a का वैल्यू एंटर किया 10, उसके बाद फिर से मैंने एंटर दबाया, अभी b का वैल्यू एंटर करने जा रहा हूँ 10.5, उसके बाद फिर से एंटर किया, तो वो जो लास्ट स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो रहा है, a मेमोरी लोकेशन के अंदर 10 और b मेमोरी लोकेशन के अंदर 10.5। समझ में आया क्या अभी? Yes, sir. सबको समझ में आया? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एडिशन भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, सेमीकोलन दिया, और उसके बाद में ये सारे लाइन में कमेंट कर रहा हूँ। printf the value of c is %b। c में क्या स्टोर होगा, हाँ नहीं ये कमेंट ये तो चाहिए क्योंकि a का वैल्यू के लिए c में क्या स्टोर होगा, ये भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैं यहाँ पे c का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, a और b का वैल्यू यूजर से एंटर किया, क्योंकि a नाम के मेमोरी लोकेशन और b नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है। उसके बाद c में a और b मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है उसको एडिशन किया, और c नाम के वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ द वैल्यू ऑफ c इज %d। %d क्यों, क्योंकि c मैंने इंटीजर वैल्यू है ऑलरेडी बताया था, और %d किससे रिप्लेस होगा, c का वैल्यू से। मैं F2 दबाया, F9 दबाया, एरर क्या है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर c, और यहाँ पे बस एडिशन कर रहा हूँ। तो दबाया F9 दबाया, कोई एरर नहीं है, उसके बाद F9 दबाया, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। एंटर दबाया, a का वैल्यू मान लो 12 दिया है, b का मान लो 23.6 दिया है, द वैल्यू ऑफ c इज 12। क्यों आया, क्योंकि c को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया था, इसलिए फ्लोट का वैल्यू नहीं आया। अगर मैं c का वैल्यू, b का वैल्यू भी इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर, और यहाँ पे भी मैं b का डेटा भी मैंने इंटीजर दिया। अभी देखते हैं F2, F9, कंट्रोल F9, A, B12, C का वैल्यू 22। तो पहले क्यों आया था, क्योंकि मैंने एक मेमोरी लोकेशन इंटीजर डिक्लेयर किया था और दूसरा मेमोरी लोकेशन फ्लोट डिक्लेयर किया था। तो नॉर्मली अरिथमेटिक में तो इंटीजर फ्लोट का एडिशन होता है, लेकिन सी में जब हम मेमोरी लोकेशन इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो एडिशन सिर्फ इंटीजर वैल्यू का ही लेता है। इसीलिए हमने यहाँ पे सी मेमोरी लोकेशन जो है दोनों को इंटीजर डिक्लेयर किया था, और सी का भी मेमोरी लोकेशन को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया था, इसीलिए दोनों का एडिशन 10 + 12 होके 22 हो गया। ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ऑल टैक्स दबा के क्लोज होता है, ऑल टैक्स। तो अभी जो हमारा
हम अगर प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आप ये चार प्रैक्टिकल जो है वो मेरे ख्याल से इजीली परफॉर्म कर सकते हो। पहला है कि दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, इसको कंसोल में प्रिंट करना है। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, पाई का वैल्यू क्या, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 है ना। तो मैं आपको बताता हूं। तो पहले क्या करोगे, डिक्लेयर ए वैल्यू, सॉरी ओके। तो पहले क्या करोगे आप, पहला रहेगा डिक्लेयर वेरिएबल पाई एंड इनिशियलाइज, उसमें इनिशियलाइज मतलब उसमें वैल्यू दो 3.14 है ना। एंड देन डिक्लेयर वेरिएबल आर है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगा टेक वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम यूजर यूजिंग स्कैनफ। स्कैनफ यूज करके आर से यूजर का वैल्यू लेना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है मल्टीप्लाई पाई into r into r and generate आउटपुट। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। नो सर। तो दिस इज योर क्वेश्चन एग्जांपल। देन थर्ड प्रोग्राम इज सी प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। ये जैसे आप क्या करोगे, डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी है ना, और ई रिजल्ट के लिए अभी पहला परफॉर्म करोगे ई इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद दूसरा परफॉर्म करोगे ई इज इक्वल टू ए माइनस बी। परफॉर्म करोगे ई इज इक्वल टू बी इंटू सी, या कुछ भी कर सकते हो, ए इंटू बी भी कर सकते हो। 5 ई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, दैट इज डिफरेंट ऑपरेशन। उसके बाद हर एक करने के बाद प्रिंट ई, इसके बाद भी प्रिंट ई, उसके बाद भी प्रिंट ई, उसके बाद भी प्रिंट। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? तो आप क्या करोगे, अभी जो है टेक वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम यूजर यूजिंग स्कैनर। स्कैनर यूज करके यूजर से एबीसीडी का वैल्यू लेना है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर। ओके,
ये हो गया। और उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो किसी को पता है फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का? कोई बता सकता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड P इंटरेस्ट? into R into T divided by 100. R into upon 100. मुस्कान बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, धीरे धीरे बताइए। Sir, P into R into T upon 100. ऑल डिवाइडेड बाय 100। Yes, sir. P क्या है? प्रिंसिपल। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है? टाइम। तो आप क्या करोगे? डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स P R T। उसके बाद टेक वैल्यू ऑफ दिस 3 वेरिएबल फ्रॉम यूजर यूजिंग स्कैनफ। स्कैनफ यूज करके इन तीनों का वैल्यू लेना है। उसके बाद परफॉर्म द ऑपरेशन मल्टीप्लाई P into R into T and सेव इन, मान लो और एक वेरिएबल यूज किया तुमने PRTA यूज कर, सेव इट इन ए नाम के वेरिएबल में स्टीव किया है। अभी फोर्थ है डिवाइड A by 100 एंड डिस्प्ले यूजिंग printf। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? तुम लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, जो भी चाहे। ठीक है, अभी Yes, कोई sir. बता, Yes, sir. अभी बताइए Yes, sir. Yes, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? Sir, A is equals to P into 1 plus R upon N raised to the power NT. एक मिनट प्राची, ये ट्रेन नहीं छूट रहा है, धीरे धीरे बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। A is equals to ए मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट amount. ओके, बताइए। P principal bracket ब्रैकेट 1 plus 1 प्लस R upon N R अपॉन N bracket close ब्रैकेट क्लोज raised to the power NT. N into N T. and T. Now P Yes, sir. is principal, again R is rate of interest, N क्या है? So number of interest. Number of interest. T is I think time. तो आप लोग क्या करोगे? पहले ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और डिक्लेयर P R N T और A। उसका टेक वैल्यू ऑफ these from user using scanf। स्कैनअप यूज करके ये चारों का वैल्यू यूजर से ले लोगे। उसके बाद तो सिंपल है, डिवाइड R by N, save it in A, add 1 with A, again save it in A, and then A to the power NT। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई
n into d and save it in b, और एक वैल्यू डिक्लेयर करोगे b नाम से, और उसके बाद a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके लिए यूज कर सकते हो, एक फंक्शन आता है POW a, b, मैं बताऊंगा ये फंक्शन कैसे यूज होता है। इसका मतलब है a टू द पावर b, b का क्या है, b ऑलरेडी n टू द nt है, और a तो ऑलरेडी आपने निकाला है, उसका जो भी आया उसके साथ मल्टीप्लाई p into a to the power b and declare result। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, और ये एट्थ है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? मैं ये POW कैसे काम करता हूँ मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, तो मान लो मुझे परफॉर्म करना है a पावर b, है ना, a और b का मल्टीप्लाई करना है जो मुझे c में सेव करना है। मैं बाकी सब a और b का ये कंपेयर करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो पावर जो कमांड है ना वो और एक हेडर फाइल में स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं इंक्लूड, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं math.h। math.h एक हेडर फाइल है जिसमें ये जो पावर वाला सिंबल्स है ना वो सेव रहता है। तो मैं कर रहा हूँ c इज इक्वल टू POW a, b। ये जो POW मैंने लिखा है वो कहाँ पे स्टोर है, math.h फाइल में, मतलब वो क्या करता है a टू द पावर b वो स्टोर करता है, और वो c का वैल्यू स्टोर कर रहा है। मैं सेव कर रहा हूँ, F9 कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है, ये कर रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ a 2, एंटर वैल्यू ऑफ b 2, c वैल्यू इज 2 टू द पावर 2 4। ठीक है, अभी क्वेश्चन है क्या किसी को? हेलो? नो सर। No, sir. नहीं तो क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये POW ऐसा है जो बताता है कि दिस इज मींस a टू द पावर b। जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो POW ब्रैकेट में a, b इज a टू द पावर b, वैसे ही आपको वो करना है, a टू द पावर b करके वो सेव होता है। ये POW यूज करने के लिए आपको ऊपर में इंक्लूड करना पड़ेगा math.h, stdi.h तो रहेगा, साथ में math.h। ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये 4 प्रैक्टिकल। तो मैं ये दे दूंगा अगले जब हमारा प्रैक्टिकल मतलब नेक्स्ट फ्राइडे शायद, हाँ, लेकिन हमारा छुट्टी रहेगा, लेकिन फ्राइडे को तो आपका यही रहेगा, सेव मतलब प्रोग्राम तो आप बना ही सकते हो, बना के उसमें सेव करना है। तो अगले फ्राइडे के पहले मतलब फ्राइडे तक आपको ये सबमिट करना है। अभी बताइए कोई क्वेश्चन है क्या इसके रिलेटेड? मैंने इसीलिए इतना लेट से लिया प्रैक्टिकल ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ये सब प्रिंटफ स्कैनफ कैसे काम करता है वो आपको क्लियर हो जाए। किसी को कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये सब कहाँ सबमिट करना है? हाँ, तो ये मैंने MS टीम में बनाऊंगा, वहां पे आपको MS टीम में बनाऊंगा, वहां पे आपको सबमिट करना है। MS टीम में मैं असाइनमेंट बनाऊंगा, वहां पे आपको सबमिट करना है। अभी सबमिट करने का एक तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो पहले रहेगा एम जो है वो एज इट इज आपके जो सिलेबस में है वहां से लिखना है। जैसे पहला रहेगा राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले सी, दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो
ये जो है यहाँ पे आप भी आपका वही रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले लाइक दिस, फर्स्ट सी प्रोग्राम। उसके बाद रहेगा मेथड्स। मेथड में आपका जो भी प्रोग्राम आया, जो भी आपके प्रोग्राम लिखा है उसका डिस्क्रिप्शन, राइट द डिस्क्रिप्शन of how your program working, write the description how your program working। उसके बाद write the program जो भी है आप यहाँ पे प्रोग्राम लिखोगे। उसके बाद नीचे रहेगा आउटपुट जो भी आएगा आपका प्रोग्राम में, वो जैसे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट और द कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस, ऐसे करके आपको आउटपुट यहाँ पे लिखना है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। जैसे हर एक प्रोग्राम में अलग अलग फाइल बना के मैं अलग अलग असाइनमेंट बनाऊंगा, अलग अलग आपको सबमिट करना है। ये पूछ लो, ऐसा नहीं कि जो सबमिट करने के एक दिन पहले तुम लोग फोन करो कि सर कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन है तो पूछो। सर ये जो राइट द डिस्क्रिप्शन, सर एक बात प्रोग्राम वर्किंग सर। हाँ शिवम पूछो, क्या बोल रहे थे? हेलो शिवम पूछो। हाँ सर, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ योर प्रोग्राम वर्किंग, इसमें क्या करना है? इसमें तुम जो प्रोग्राम लिखे थे, तुमने जो प्रोग्राम लिखा है वहां पे, वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो बताओगे। जैसे तुम बताओगे कि आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स a and b, then I have taken the value of a and b from user using scanf statement, then I have make the addition of a and b and put the value of these two variables into c, and then I have used printf statement to display the value of c। ऐसा लिखना है ना। उसके बाद नीचे प्रोग्राम लिखना है। यस सर। और ये सर आउटपुट में जैसे ये लिखोगे, एक मिनट, हाँ जैसे पहला वाला प्रोग्राम के राइट ए प्रोग्राम टू सी डिस्प्ले, तो आपका जो आउटपुट है वो आएगा कि दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। आउटपुट अब वही आएगा ना आपके प्रोग्राम में कि दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, तो आप वही लिखोगे कि द आउटपुट इज दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। सेकंड वाला में लिखोगे द एरिया ऑफ the circle is this and circumference is this। थर्ड वाला में लिखोगे एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज दिस। जो आपको आउटपुट में आपको दिखाना है वही आपको आउटपुट में लिखना है। एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज दिस, सबट्रैक्शन ऑफ a and b is this, डिवीजन ऑफ a and b is this, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b is this। फोर्थ में लिखोगे द सिंपल इंटरेस्ट इज दिस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस। जो भी आपने यूजर से एंटर किया उसको यूज करके जो भी वैल्यू आ रहा है वो आप वहां पे लिखोगे। तो प्रोग्राम में बस प्रोग्राम से लिखना है। हाँ प्रोग्राम में आपको प्रोग्राम लिखना है। और सर जो स्क्रीन पे प्रोग्राम जो है प्रोग्राम यहाँ पे लिखोगे, और आउटपुट में जो आपका प्रिंटेड जो आपने कंसोल में डिस्प्ले कर रहे हो ब्लैक स्क्रीन में, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके सर। और पूछो, क्वेश्चन है क्या किसी को? तो ये सब कौन से सॉफ्टवेयर में बनाना है? मैंने ये बताया था, ये टर्बो सी आपका एक सॉफ्टवेयर रहता है, टर्बो सी, वो आपको डाउनलोड करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। नॉर्मली आप गूगल में जाओगे तो डाउनलोड टर्बो सी आप टाइप करोगे तो उसके लिए आपको ये आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। तो कोई भी बहुत सारे लिंक आएंगे, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपके स्टार्ट मेनू में ये टर्बो सी नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। उसको क्लिक करोगे तो उसमें टर्बो सी नाम का एक आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका टर्बो सी चालू हो जाएगा। हाँ पूछिए अमिल। सर अभी लैपटॉप थोड़ा अभी हमने ऑर्डर करा, अभी थोड़े टाइम में आएगा तो लेट हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम? क्या नहीं समझा आपने, क्या बोला मुझे समझा नहीं। सर अभी लैपटॉप नहीं है तो उसमें बना नहीं पाए। आप लैपटॉप नहीं है तो कॉपी पेन में लिखिए, और उसको आप मोबाइल में भी ये कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। सी प्रोग्राम के लिए आपके मोबाइल जो है उसमें भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं से सी
कंपाइलर, एक मिनट मैं बता देता हूँ। सी कंपाइलर इन एंड्रॉयड, तो CPP ड्रॉयड, CH ड्रॉयड, ये बहुत सारे कंपाइलर है। तो आप कोई भी एक आप आपके प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए सी कंपाइलर, तो वहां पे आपको प्रोग्राम रन कर सकते हो। उसके बाद उसको आप देख देख के लिख सकते हो। अगर टाइप मोबाइल में नहीं होता है तो प्रोग्राम तो आप कंपाइलर में मोबाइल में टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वो आप कॉपी में लिख सकते हो, और उसके बाद उसका आउटपुट भी कॉपी में लिख सकते हो, और आउटपुट जैसे कंपाइलर में आ रहा है वैसे दिख के लिख सकते हो। उसके बाद सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको एग्जीक्यूट मोबाइल में आप कर सकते हो। एग्जीक्यूट करोगे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा। सर जो प्रोग्राम रहेगा वो टर्बो सी में लिखेंगे, देन बाकी फिर जो एम रहेगा, ये मेथड रहेगी, ये सब। क्या बोले, फिर से बताइए मयूर। सर अपन टर्बो सी में तो प्रोग्राम लिखेंगे अपना, देन उसके बाद हाँ, जो एम मेथड है ये कहाँ पे लिखेंगे सर? ये वर्ड में बनाना पड़ेगा क्या? ये तो आपको वर्ड में बनाना है ऑब्वियसली। ये तो आपको सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखना है, या फिर जिसके पास कंप्यूटर हाँ, नहीं है वो कॉपी पेन में पेज में लिखेगा और उसको PDF बना के सबमिट करेगा। आपको ओके एग्जीक्यूट करना है, आपको लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर मोबाइल है ओके। तो मोबाइल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर सर जो हम आप प्रोग्रामिंग करेंगे टर्बो सी में, सर उसको स्क्रीनशॉट लेके डालना है। हाँ सर, ये स्क्रीनशॉट लेके। देखिए, अगर आप टर्बो सी में प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो टाइप करेंगे वो आपके, जैसे मैंने बोला सी में सी ड्राइव में गया, उसके बाद आप देख सकते हैं टर्बो सी थ्री नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर बीन नाम का एक फोल्डर है। तो ऑलरेडी उसके अंदर test.c में बताता हूँ। देखिए test.c ऑलरेडी एक फाइल है। इसको मैं अगर एडिट विथ नोटपैड करता हूँ तो ये मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम दिखता है। तो ये ऑलरेडी आप माइक्रोसॉफ्ट, अगर आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप ये लिखना पड़ेगा आपको, कॉपी में लिख के उसको फोटो मतलब PDF बना के आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी आप जब कंप्यूटर में करेंगे तो आपको ये सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 बीन के अंदर सारे प्रोग्राम आपके सेव होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। दूसरे लोकेशन में आप सेव करेंगे तो हो सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो। तो सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 बिन के अंदर ही ऑटोमेटिक आएगा, वहीं से आपको सारे प्रोग्राम सेव रहेंगे। ठीक है, हेलो। यस सर, ठीक है। सर ये सबमिट का करना है फिर हमको? सबमिट आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम में करना है। मैं असाइनमेंट बना के दूंगा, वहां पे आपको सबमिट करना है। लास्ट डेट नेक्स्ट फ्राइडे के पहले। ठीक है, आपका सर ये कॉलेज में VS कोड में बना सकते हैं? हाँ, कहीं से भी बना सकते हैं। मैं टर्बो सी इजीली अवेलेबल है, डाउनलोड करना इजी है, इसीलिए मैं बोला था। आपके पास दूसरा भी कंपाइलर है तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो ये हमारा किसी को और कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सबको समझ में आया, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर मैंने अटेंडेंस ले लिया है, आप लोग लीव कर सकते हैं।